मैं स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर वापस लौटती तो एक फकीरनी मेरे रास्ते में खड़े रोते हुए कहती, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बेटी मेरी मदद कर दे। मैं उसे कुछ पैसे दे देती। फिर मेरी शादी दूसरे शहर हो गई। ससुराल वाले जानवरों जैसा सलूक करते थे। एक दिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाला। मैं सड़क पर भूखी बैठी थी जब वही फकीरनी आलीशान गाड़ी में मेरे पास आई और मुझे अपने साथ ले गई। बोली, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गई हो। होश तो मेरे तब उड़े जब मैं उस सड़क किनारे बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं एक भी कदम उठा सकूं। मैं कई घंटों से सड़क पर मारी मारी फिर रही थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने शहर वापस जा सकती। ना तो मेरे पास राब्ता करने के लिए कोई मोबाइल फोन था और ना ही कोई और तरीका था जिसके जरिए मैं घर वालों के साथ कांटेक्ट कर सकती। ये इलाका कदरे सुनसान था। यहाँ पर बहुत कम घर थे और इन घरों के अंदर रहने वाले जो लोग थे उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने घर पर जाकर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। वो इंतहाई गुस्से से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। चंद लम्हे तो वो मेरी तरफ ही देखती रही और फिर मुझे कहने लगी, तू वही बदकिरदार औरत है ना जिसे उसकी सास ने जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। इससे पहले कि मैं कुछ कहती उसने दरवाजा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया था। मैं वहीं उसके दरवाजे के सामने ही बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अगली बार जब उसने दरवाजा खोला तो मुझे ठोकर मारते हुए कहने लगी, अपना गंदा वजूद लेकर यहाँ से चली जाओ। इस मोहल्ले में तुम जैसी औरतों की कोई भी जगह नहीं है। तुम जैसी औरतें ना सिर्फ खुद जलील और ख्वार होती हैं बल्कि इसके साथ साथ दूसरों की बेटियों को भी खराब करती हैं। मैं उसे कहना चाहती थी कि उसने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना वो गलत है, मगर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी और खामोशी से वहां से उठकर दोबारा से चलने लगी। मुझे चलते चलते काफी देर गुजर चुकी थी। मेरे पाँव में जूते नहीं थे और मेरा हालत प्यास से सूखा पड़ रहा था। अचानक ही मुझे ठोकर लगी और मैं मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। थोड़ी देर तक मैं इसी हालत में ही बैठी रही। इसी दौरान ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी हो। उम्मीद से सर उठाया तो सामने खड़ी औरत को देखकर चंद लम्हों के लिए तो मैं हैरान रह गई। मैं बहुत गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। उसका चेहरा उसी फकीरनी की तरह था जिसकी मैं कुछ साल पहले मदद किया करती थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, क्या हो गया है बेटा? लगता है कि तुम पर सख्ता तारी हो गया है। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये मैं ही हूँ, वही फकीरनी जिसकी कुछ अरसा पहले तक तुम मदद करती थी, जिसे खाने के लिए तुम पैसे देती थी। फिर मैंने एक नज़र उसकी गाड़ी पर डाली। वो नई मॉडल की गाड़ी थी। साथ उसका ड्राइवर भी मौजूद था जो मुअद्दब अंदाज में करीब ही खड़ा था। चलो अब गाड़ी में चलकर बैठो, मैं तुम्हें सारी हकीकत के बारे में बताती हूँ। मैं तेजी से उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिलहाल मैं बस किसी तरह से इस इलाके से बाहर निकलना चाहती थी क्योंकि इस इलाके के लोग हद से भी ज्यादा जालिम थे। उन्होंने मुझे जलीलो ख्वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां हो गई। मैंने उस खातून से पूछा कि आपके पास ये सब कुछ कैसे आ गया और आप इतनी अमीर कैसे हो गईं? जब तक मैं अपने घर तक नहीं पहुंचूंगी तब तक मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। घर जाकर तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे और तुम्हारी तमाम पहेलियां भी सुलझ जाएंगी। उसने मुझे सब्र करने का कहा और खुद भी खिड़की से बाहर देखने लगी। मेरी उस वक्त भूख से बहुत बुरी हालत थी। उसे अंदाजा हो गया। उसने एक होटल के सामने गाड़ी रोकी और अपने मुलाजिम को खाना लाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर बाद मैंने पुरलुत्फ लंच किया। जब मैं उसकी हवेली पर पहुंची तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो बिलाशुबा एक बहुत ही खूबसूरत हवेली थी। उससे ज्यादा खूबसूरत हवेली मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी थी। मुझे लग रहा था जैसे उसकी कोई लॉटरी निकल आई हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। ऐसा राज जिसे जानने के बाद मैं खुद दंग रह जाऊंगी। उस हवेली में हर तरफ नौकर चाकर मौजूद थे जो तेजी से हवेली के काम निपटा रहे थे। तजस्सुस के मारे मेरा बुरा हाल था। अब तो मुझे बता दें कि आपके पास ये सब कुछ कैसे आया
और ये भी बता दें कि आपने मेरी मदद क्यों की। सबसे पहले तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दूंगी। मैं तुम्हारा एक इम्तिहान ले रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। क्या मतलब है इस बात का? मुझे गुस्से में देखकर वो मुझे पुरसुकून रहने का इशारा करने लगी और कहने लगी, यूं इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी बात गौर से सुनो और फिर जिस हकीकत के बारे में उसने मुझे बताया वो सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तेज तपती दोपहर थी। मैं सर पर रजिस्टर रखे खुद को धूप से बचाने की नामुमकिन कोशिश कर रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी ही स्कूल से निकल आई थी। अभी रास्ते में ही पहुंची थी कि एक फकीरनी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, खुदा के लिए मुझे थोड़े पैसे दे दो। ये वही फकीरनी थी जिसकी कल भी मैंने मदद की थी। अपनी शक्लो सूरत और बोलने के अंदाज से वो कोई सुलझी हुई औरत लगती थी। मुझे यही लगता था कि ये कोई बहुत ही मजबूर औरत है, इसीलिए ही मांगने के लिए घर से निकली है। मैं भी बगैर चूं चरा किए उसकी मदद कर देती थी। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, चच्ची की गुस्सीली आवाज मेरे कानों में पड़ी। अब मैं मजीद इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका वजूद मुझे किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं है। या तो इसे कहें कि यहाँ से निकल जाए या फिर इसको किसी लूले लंगड़े के साथ ब्याह दें, क्योंकि अगर इसकी शादी किसी अच्छे घर की तो जहेज भी देना पड़ेगा और मेरे पास जहेज के पैसे नहीं हैं। चच्ची की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उन्हें खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन वो कभी भी मुझसे खुश नहीं हो सकती थी। अब तो मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अपनी पूरी तनख्वाह भी अपनी चच्ची के हाथों पर रख देती थी। 2 दिन तो खुशी में निकल जाते, लेकिन 2 दिन के बाद उनका रवैया दोबारा से खराब हो जाता था। मैं पूरा महीना इन 2 दिनों के बारे में ही सोचकर गुजार देती थी कि चलो थोड़ी देर के लिए तो चच्ची का रवैया नरम होगा, मगर अब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा था। दादी अपना सर दोनों हाथों में गिराकर बैठी हुई थी। अचानक ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। चच्ची ने मुझे देखा तो कहने लगी, लो जी आ गई महारानी साहिबा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और अपनी आंखों से आंसुओं को बहने से रोका। मैं जानती थी कि अगर बेकदर लोगों के सामने आंसू बहाए तो मेरी रही सही इज्जत भी फना हो जाएगी। मैं फिलहाल किसी से भी बात करने की पोजीशन में नहीं थी। इससे पहले कि मैं अपने कमरे में जाती, चच्ची मुझे कहने लगी, तो कब जा रही हो इस घर को छोड़कर? दरअसल उन्हें अपने बेटे की फिक्र थी, क्योंकि उनका बेटा आजकल मुझ में हद से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। चच्ची को यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो मैं उनके बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लूं। मैं उन्हें समझा समझा कर थक गई थी कि हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसे अपना छोटा भाई मानती हूँ, लेकिन चच्ची ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने कई बार उन्हें दादों से बात करते हुए सुना था कि ये मेरे बेटे को बहुत जल्द ले उड़ेगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सच कहते हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं होता। मेरे पास भी चच्ची के इस वहम का कोई इलाज नहीं था। कमरे में कदम रखा था कि मुझे खाला रशीदा की आवाज सुनाई दी। खाला रशीदा हमारे मोहल्ले की सबसे मशहूर औरत थी। उसके पास हर घर की ही खबर होती थी और ये जिस भी घर में जाती थी वहां पर फसाद ही मचता था। वो पुरजोश अंदाज में घर के अंदर दाखिल हुई और मुझे पुकारते हुए कहने लगी, अरे करम जली, तेरे नसीब खिल उठे हैं। और फिर चच्ची से मुखातिब होते हुए कहने लगी, लो जी, मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा मसला हल कर दिया। कमरे में जाने का इरादा तर्क करके मैं दोबारा से बाहर की तरफ चल दी और खाला रशीदा की अगली बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी की बात कर रही थी। मैंने बेचैनी से उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा कि आपको ये रिश्ता कहाँ से मिल गया। तुम ये सारी बातें छोड़ो, तुम सिर्फ इस बात पर तवज्जो दो कि इतने अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो रही है। लड़का बहुत बड़ा प्रोफेसर है और उसके अलावा उसके बाप की भी बहुत सारी जायदादें हैं, लेकिन बेचारों के साथ एक मसला हो गया है। जिस लड़की से उस लड़के की शादी हो रही थी, लड़की घर से भाग गई है। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे कह रहे थे कि मैं किसी नेक लड़की से उनके बेटे की शादी करा दूं। और अगर मैं सच बोलूं तो मेरे जहन में अपनी प्यारी बेटी के अलावा किसी का चेहरा ही नहीं आया।
खाला रशीदा बहुत ही प्यार से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ चच्ची जान की भी आंखें चमक उठी। वो जल्दी से दादी से मुखातिब हुई और उन्हें कहने लगी कि मुझे तो इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आ रही। दादी ने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, पहले थोड़ा सा पता तो लगवा लो कि वो लोग किस तरह के हैं, बाद में फैसला करेंगे कि उन्हें रिश्ता देना चाहिए या नहीं। दादी की बात सुनकर मैंने सुख का सांस लिया। एक यही थी जो मेरा ख्याल रखती थी और जो मुझे अच्छी तरह से समझती थी। कभी कभार मैं सोचती कि अगर दादी मेरी जिंदगी में ना होती तो ना जाने चच्ची मेरे साथ कैसा सलूक करती। दादी की वजह से ही मैं पढ़ाई मुकम्मल करने में कामयाब हुई थी। दरअसल दादी ने दादा की पेंशन संभाल कर रखी हुई थी और वो सारी पेंशन फिर उन्होंने मेरी पढ़ाई पर लगा दी। मैं उनका जितना भी शुक्र अदा करती कम था। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं शाम को ही उन लोगों को बुलवा लेती हूँ। उसने सवालिया नजरों से दादी की तरफ देखा। दादी ने भी उसे इजाजत दे दी। उन लोगों को उनके हाल पर छोड़कर मैं अपने कमरे में वापस चली आई और वहां बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। ना जाने मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ था और ना जाने ये लोग मेरे साथ क्या करने जा रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन जब मैं दोबारा स्कूल गई तो प्रिंसिपल साहब मेरी आंखों को देखकर परेशान हो गए और मुझसे पूछने लगे, क्या हो गया है, क्या तुम सारी रात रोती रही हो? उनकी बात सुनकर मैंने उनकी तरफ शिकायती नजरों से देखा। ये इंसान हद से ज्यादा मेरा ख्याल रखता था और उसकी ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इंसान मेरी जात में हद से ज्यादा दिलचस्पी ले। मैं बहुत जल्दी इंसानों के साथ अटैच हो जाती थी और मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो मैं भी प्रिंसिपल साहब से अटैच हो जाऊं। मैंने उससे कहा कि ये आपका मसला नहीं है, बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें। अब की बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। लगता है कि कोई मुझसे नाराज है। अब यहाँ पर मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई और उससे कहने लगी, पहले आप मुझे ये बताएं, आखिर मेरे साथ इस कदर प्यार से बात करने की क्या तुक बनती है? मैं भी बाकी टीचर्स की तरह ही हूँ। बेहतर यही है कि मेरे साथ भी वैसा रवैया रखें जो बाकी टीचर्स के साथ रखते हैं। मुझे किसी भी किस्म की खुशफहमी में मुब्तला ना करें। उसने कोई गहरी सांस ली और जल्दी से संजीदा हो गया। उसने मुझे कहा कि मैं बहुत पहले से ही तुम्हें ये बात बताना चाहता था, मगर इससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ को इस रिश्ते के लिए राजी कर लूँ। अब की बार मेरा मुंह हैरत से खुल गया। मैंने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने तेजी से हाँ में सर हिलाया और मुझे कहने लगा, हाँ, मैं हम दोनों के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पहले दिन से ही बहुत पसंद करता हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, मगर मुझे इसके लिए अपनी माँ को मनाना पड़ेगा। ये कहकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। मतलब आपकी माँ इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है? मैंने उससे पूछा। उसने कोई जवाब ना दिया। मेरी उम्मीद यहाँ पर ही टूट गई। मैंने उसे दो टोक अंदाज में कहा, अगर आप मेरे घर में रिश्ता नहीं ला सकते तो मुझसे इजहार करने की भी जरूरत नहीं है। और जहाँ तक शादी करने की बात है तो मेरा एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। हो सकता है कि बहुत जल्द मेरी शादी हो जाए। उसने तड़प कर मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहने लगा, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ और तुम जुदाई को बीच में ला रही हो। आपको मुझसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। आप मुझसे उस वक्त मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं जब मेरे लिए ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। आप या तो शाम के वक्त ही मेरे घर रिश्ता लेकर चलें या फिर ये बात भूल जाएं। मैंने उसे दो टोक अंदाज में बात की और खुद तेजी से अपनी क्लासरूम में चली गई। मेरी आंखें बार बार शिद्दत गम से भीग रही थीं। मैं बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर रही थी। मुझसे ज्यादा देर स्कूल में नहीं बैठा गया और मैं दोबारा से घर की तरफ चल दी। अभी रास्ते में ही पहुंची थी कि एक औरत की आवाज सुनाई दी जो उस वक्त बहुत ही तकलीफ में नजर आ रही थी। ये वही औरत थी जो रोज मुझसे खाने के लिए पैसे मांगती थी। मैं रोती हुई उसके पास चली गई और उसके करीब बैठकर उसे कहने लगी, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, जबकि उसने भी कराहना छोड़कर टुकर टुकर मेरे चेहरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या मसला है? मैंने उससे कहा।
کہ میں کافی عرصے سے اسکول میں پڑھا رہی ہوں۔ جب میں نے اسکول کے پرنسپل کو پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا۔ تب میرے دل سے بے ساختہ دعا نکلی تھی کہ یہ آدمی میرے نصیب میں لکھ دیا جائے۔ اب وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے اور مجھے انتظار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، جبکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کیا تمہاری شادی کہیں اور ہو رہی ہے؟ اس عورت نے مجھ سے پوچھا۔ عورت کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کیا اور مجھے کہنے لگی کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا مجھے تھوڑے پیسے مل سکتے ہیں؟ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بٹوے میں سے اسے پیسے نکال کر دے دیے۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ پیسے چاہیے، کیا تم مجھے وہ پیسے دے سکتی ہو؟ میں نے اس بار بھی خاموشی سے پیسے نکال کر اسے دے دیے۔ اب میرے پاس واپسی کا کرایہ بھی موجود نہیں تھا، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عورت سے اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میرا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہو۔ میں نے آج سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی مدد کی تھی، لیکن اس عورت کی مدد کر کے مجھے دلی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے گھر واپس چلی آئی۔ جیسے ہی گھر پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سامنے اجنبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میری چچی بہت ہی پیار سے ایک عورت کا ماتھا چوم رہی تھی۔ جب میں وہاں گئی تو پتہ چلا کہ یہ میرا ہونے والا شوہر اور میری ساس ہے۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دل گھبرا گیا، کیونکہ وہ شخص اچھی خاصی عمر کا تھا، جبکہ مجھے ہمیشہ سے ہی اپنی عمر کے لڑکے پسند تھے۔ اسی وقت ہی میرے دل نے اس رشتے سے انکار کر دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے نصیب میں کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے، اور میں یہ بات بھی بھول گئی تھی کہ میں فی الحال اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ فی الحال میں کسی اور کے رحم و کرم پر ہوں۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے تو چچی مجھے مٹھائی کھلانے لگی اور مجھے کہنے لگی، مبارک ہو، تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ چچی کی بات سن کر میں حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے دادو سے پوچھنے کی کوشش کی تو دادو نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی۔ جب چچی وہاں سے چلی گئی تو میں دادو کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ میں اتنی بڑی عمر کے مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ دیکھو بیٹا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ تم اپنی چچی کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو، یہ تمہیں کسی بھی انسان کے ساتھ بیاہ دے گی اور تم پر ذرا بھی رحم نہیں کھائے گی۔ میں ان لوگوں سے ملی ہوں، وہ لوگ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ان میں اچھی زندگی گزارو گی، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ تمہاری ساس مجھے بہت ہی مجبور لگ رہی تھی، وہ میری بہت منتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں ایک بار رشتہ طے کر دوں، پھر وہ ہمیں کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ دادو بھی اس رشتے پر راضی لگ رہی تھی اور پھر کافی دیر تک وہ مجھے بیٹھی سمجھاتی رہی۔ میں نے بھی پھر ان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اگلے دن میں ایک بار پرنسپل صاحب سے بھی اس بارے میں گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی عزت نفس کو کچلنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ پرنسپل صاحب کو جا کر بولوں گی کہ وہ ہر حال میں میرے گھر میں رشتہ لے کر آئیں، یا پھر کم از کم وہ میری دادو سے ہی بات کر لیں اور ان سے تھوڑا سا وقت مانگ لیں۔ پھر جب ان کی ماں راضی ہو جائے گی تو بات کی بعد میں دیکھ لیں گے۔ پوری رات میں سوچتی رہی کہ پرنسپل صاحب سے کیسے بات کرنی ہے۔ پھر صبح جب میں اسکول پہنچی تو مایوس ہو گئی، کیونکہ آج پرنسپل صاحب اسکول نہیں آئے تھے۔ میرا دن بہت ہی برا گزر رہا تھا، میرا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ایک جاننے والی ٹیچر سے ان کا نمبر لیا اور انہیں کال ملائی، مگر ان کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ ٹیچر نے مجھے کہا کہ لگتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، ورنہ وہ کبھی بھی اس طرح سے چھٹی نہیں کرتے۔ میں نے دل ہی دل میں خیریت کی دعا کی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ دوبارہ میری پرنسپل صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ان کی جانے والی ایک ٹیچر تھی جو ہمیشہ ہی سے مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہ رہی ہو لیکن کہہ نہیں پا رہی ہو۔
میں نے ایک دو بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو جاتی۔ میں نے بھی پھر اسے مجبور نہیں کیا اور اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے، اب چوتھے ہفتے میری شادی تھی۔ میرے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی ارمان موجود نہیں تھا۔ جس طرح لڑکیاں اپنی شادی پر خوش ہوتی ہیں، میں اس طرح بالکل بھی خوش نہیں تھی، بلکہ میرا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔ میں کسی ایسے شخص کے نام ہونے جا رہی تھی جو ماضی میں کسی اور عورت سے محبت کرتا تھا اور اب صرف مجبوری میں ہی مجھے اپنا رہا تھا، اور کسی لڑکی کے لیے اس احساس سے بڑھ کر کوئی اور تکلیف دہ احساس نہیں ہوتا۔ دوسری طرف میری چچی کا خوشی سے برا حال تھا۔ وہ بار بار مجھے گلے لگاتی تھی اور میرے ماتھے کو چومتی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ ان کے بیٹے کی جان چھوٹ گئی ہے۔ جہاں تک ان کے بیٹے کا سوال تھا تو وہ میرے لیے بہت اداس تھا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ واقعی میں مجھے پسند کرتا تھا، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ مگر میں نے اپنی دادی کے بھروسے پہ یہ رشتہ ماننے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرے سسرال والے شروع کے دنوں میں میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ مجھے بستر سے بھی نیچے اترنے نہیں دیتے تھے، میرے سارے کام ہی کر دیتے تھے۔ وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ تم آرام کرو، تم ہمارا سب سے لاڈلا بچہ ہو۔ مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، سب کے رویے تبدیل ہونے لگے۔ میں اپنے شوہر کے اچھے رویے کی عادی تھی، جب اس کا رویہ بدلا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ اب وہ پہلے کی طرح میرا خیال نہیں رکھتا تھا، نہ ہی پہلے کی طرح میرے لیے تحائف خریدتا تھا۔ اب وہ مجھ سے نظریں چراتا رہتا تھا اور میرے ساتھ بہت کم وقت گزارتا تھا۔ میری موجودگی میں وہ دوسری لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا اور ان سے محبت کا اظہار کرتا تھا۔ میں جب اس سے شکایت کرتی تو وہ کہہ دیتا کہ تم تو انچاہی بیوی ہو، تم سے تو صرف میں نے مجبوری میں شادی کی ہے، ورنہ مجھے تمہارے وجود سے کسی بھی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اس کی اس طرح کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ میرے شوہر کا رویہ بدل گیا ہے تو انہوں نے بھی اپنا رویہ تبدیل کر لیا۔ پہلے مجھے کھانا بستر پر ملتا تھا، لیکن اب مجھے سارے گھر والوں کے لیے کھانا بنانا پڑتا تھا۔ گھر کے سارے کام میں ہی کرتی تھی۔ میں اس سختی کی عادی نہیں تھی جو سختی مجھے مل رہی تھی۔ انہوں نے مجھے آسمان پر لے جا کر زمین پر پٹخا تھا۔ میں بہت بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ جب میں اپنی دادی سے شکایت کرتی تو دادی مجھے صبر کرنے کا کہتی۔ پیچھے چچی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے میں اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی۔ میں اپنے سسرال میں بڑی مشکل سے زندگی گزار رہی تھی۔ میں روز ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے روتی، گڑ گڑاتی اور اس عذاب سے نکلنے کی دعا کرتی۔ مجھے معجزوں پر بہت یقین تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں بھی کوئی معجزہ رونما ہوگا جو مجھے اس جہنم سے نکال دے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے میری زندگی بھی تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میری اپنے شوہر سے ایک چھوٹی سی بات پر لڑائی ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر اس چھوٹی سی بات پر مجھے طلاق دے دے گا اور مجھے گھر سے باہر نکال دے گا۔ دراصل بات یہ تھی کہ میں نے اس کی ماں کے لیے ناشتہ بنانا تھا۔ تھوڑی سی دیر ہو گئی کیونکہ میری طبیعت خراب تھی۔ اسی پر ہی ہم دونوں کی بحث شروع ہو گئی اور یہ کمزور رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ نہ تو میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی میرے پاؤں میں جوتے تھے۔ میں سڑکوں پر بے حال پھر رہی تھی کہ اس عورت سے ٹکرا گئی۔ تمہیں پرنسپل صاحب تو یاد ہی ہوگا۔ اس عورت کی بات سن کر میرے ذہن میں اس خوبصورت شخص کا چہرہ گھوم گیا۔ تب مجھ پر جو راز آشکار ہوا وہ سن کر چند لمحوں کے لیے تو میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ دراصل یہ عورت بہت ہی نیک تھی اور اس کی خواہش تھی کہ اس کی بہو بھی نیک ہو۔ جب پرنسپل صاحب نے مجھ سے شادی کرنے کے بارے میں بات کی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ میرا امتحان لے گی۔ اگر میں اس امتحان میں کامیاب ہو گئی تو وہ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کرا دے گی۔ اس عورت نے جان بوجھ کر ایک فقیرنی کا بھیس اختیار کیا تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میں ایک غریب عورت کی مدد کروں گی یا نہیں، مگر میں روز ہی اس کی مدد کرتی اور روز ہی اسے کھانے کے لیے پیسے دیتی۔ جس دن میں اس کے سامنے بیٹھ کر روئی تھی اس دن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے ضرور لائے گی، لیکن اسی دن ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ کومے میں چلی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ پرنسپل صاحب بھی اسکول سے یکدم ہی چھٹیاں کرنے لگ گئے تھے۔
उन्होंने अपनी जानने वाली औरत के हाथों पैगाम भेजा था, लेकिन उसने भी जलन का मुजाहरा किया और मुझे प्रिंसिपल साहब के पैगाम के बारे में नहीं बताया। उस औरत ने मुझे तसल्ली दी और कहा, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे नसीब में जितनी भी सख्त और परेशानियां थीं, वो तमाम खत्म हो गई हैं। अब तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी इस कदर जालिम लोगों में हो गई है, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानती थी। मुझे अंदाजा था कि ये कमजोर रिश्ता कभी न कभी टूट ही जाएगा। उस औरत ने मुझे मजीद बताया कि वो मेरी सास से बात करती रहती थी। आज भी मेरी सास ने ही उसे कॉल करके बताया था कि वो मुझे घर से निकाल चुकी है। वो औरत मुझे लेने के लिए ही आई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मुझ जैसी कीमती लड़की को वो दोबारा खो दे। मैंने उस औरत से शिकायत की और उसे कहा कि मेरा इम्तिहान लेने के चक्कर में आपने मेरी जिंदगी के चंद साल जाया कर दिए। वो शर्मिंदा हो गई और मुझसे माजरत करते हुए कहने लगी, मुझसे गलती हो गई है और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हूँ। मेरा बेटा तुम्हारे बगैर एक लम्हे के लिए भी खुश नहीं रहा, मगर मुझे यकीन है कि वो तुम्हें दोबारा अपने सामने देखकर जरूर खुश हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि वो कभी भी मुझे नहीं अपनाएगा, क्योंकि मैं पहले ही अपने आप को किसी और के हवाले कर चुकी थी। मगर जब मैंने उसके तासुरात देखे तो मैं हैरानो परेशान रह गई। वो छोटे बच्चों की तरह खुश हो रहा था और मुझसे निकाह करने के लिए बेचैन भी था, मगर अभी मेरी इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। मैंने उस औरत से बात की कि मैं अपनी चच्ची के घर जाना चाहती हूँ, मगर उसने मुझे चच्ची के घर भेजने से इनकार कर दिया और मुझे कहा कि मैं उनके साथ इसी घर में रहूंगी। जहाँ तक मेरे बेटे का सवाल है, तो ये कुछ महीनों के लिए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हें कभी भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तुम आराम से यहाँ पर अपनी इद्दत गुजार सकती हो। जैसे ही तुम्हारी इद्दत मुकम्मल होगी, मैं तुम्हारा इससे निकाह कर दूंगी। उस औरत ने वाकई अपना कहा पूरा कर दिया और फिर मेरी इद्दत के फौरन बाद ही मेरा प्रिंसिपल साहब से निकाह हो गया। उससे निकाह करके मैं बहुत ज्यादा खुश थी। ना सिर्फ मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी, बल्कि उसके साथ साथ मेरी जिंदगी भी संवर गई थी। वो तमाम खुशियाँ जिनके लिए मैं एक लंबे अरसे से तरस रही थी, वो सभी मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी।